हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में जो भारत को एडवाइस कर रहा था, जो अमेरिका को एडवाइस कर रहा था, थिंक टैंक में काम करता था एंड ग्रेजुअली इंडिया का क्रिटिक प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब जयशंकर साहब जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं, उसे बहुत क्रिटिसाइज करता था। बंदे का नाम है एशले टेलिस और ये बंदा एसेंशियली इंडियन ओरिजिन का था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था और अब चार्ज कर दिया गया है। मतलब ही हैज़ बीन कॉट डिटेन्ड बाय द एफबीआई। क्यों? क्योंकि ही वाज अपेरेंटली स्पाइंग फॉर चाइना। तो मतलब यूएस और इंडिया के बीच में जो बंदा ब्रिज की तरीके से एक्ट करता था, वो एसेंशियली एक चाइनीज स्पाई था। बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़ा गया। अ, और इसकी जो क्लियरेंस थी वाज ऑफ द हाईएस्ट लेवल। दैट सिंपली मीन्स कि चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे मिलिट्री रिलेटेड सीक्रेट्स हो, चाहे इंडिया की डिफेंस के ऊपर नजर रखना हो और यूएस को एडवाइस करना हो, इन सारे डोमेन्स में ये बंदा काम करता था। थोड़े दिन अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो ऐसा ही एक उड़ती उड़ती अफवाह आई थी कि भारत की सबसे लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस और ओआरएफ के बारे में कुछ वैसी ही ये कहानी है कि भाई थिंक टैंक में काम करने वाला एक बंदा वो एसेंशियली एक चाइनीज स्पाई था और यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रहा था। वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती नहीं है, इसलिए अरताई वाला हमारा स्वदेशी चैनल ज्वाइन करिए। अब भाई देखिए, बहुत सारे लोग इसमें रूमर्स वूमर्स बना रहे हैं, ये आरएसएस वारएसएस का चैनल है। देखिए अरताई जो है, मुझे ये लगता है, ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट एनीवन। आप भी बनाएंगे, मैं आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल स्पॉन्सर करूंगा, बिल्कुल इसे फीचर करूंगा, जहां बोलेंगे वहां फीचर करूंगा। इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर इंडिया, आई एम ऑल अप फॉर इट। आपको भी सपोर्ट करना चाहिए हर जगह। तो अरे ही ज्वाइन करिए, वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं, आप टेलीग्राम पे हैं, टेलीग्राम का ग्रुप चैनल ये ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप सिर्फ यूज करते हैं तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए। अगर हमें डोनेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, केपेबल हैं, तो जरूर सपोर्ट करें। नाउ एशले तेलिस बॉर्न इन मुंबई, सेंट जेवियर कॉलेज का पढ़ा हुआ, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, और ये एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन था। इसके बाद ये टॉप अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट ऑन साउथ एशिया, यूएस इंडिया रिलेशंस और इंडिया की जो मनमोहन सिंह जी के टाइम की सबसे बड़ी अगर कोई अचीवमेंट है, इन जनरल बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं उस टाइम का। मैं उस टाइम में एग्जिस्ट करता था, मैंने उस टाइम की इकोनॉमिक रिप्रेशन देखी है। सो मच सो, मतलब आप ये समझिए कि हमारे पे एक होम लोन था। होम लोन की ईएमआई आई गेस 10,000 रुपीज थी जब ली थी, और वो होम लोन की ईएमआई 16-17 हज़ार हो गई थी। इतना आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन था, जिसके कारण जो रेपो रेट होता है वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बट फिर भी एक बहुत बड़ी भारत ने अचीवमेंट की थी। इकोनॉमिक वाइज बूम चल रहा था और बूम के साथ इन्फ्लेशन चल रहा था, जिसके बाद क्राइसिस वगैरह आई थी। ये लीमन शॉक के बाद मतलब इंडिया ऑलमोस्ट डगमगा चुका था। बट एक चीज जो बार बार फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में डिस्कस होती है और जिसे अप्रिशिएट आपको करना चाहिए, कि इंडो न्यूक्लियर डील एक तरीके से आप लेमुआ, बेका, सिस्मुआ ये सब देखते हैं, ये इसका एक तरीके से आउटकम है, क्योंकि भारत और यूएस करीब आया। बट आप पॉज करके देखिए कि आज भारत अमेरिका को डाउट करता है, चाइना अमेरिका को डाउट करता है, पाकिस्तान तक अमेरिका को डाउट करता है। मैं बगराम की बात कर रहा हूं। बगराम में आप देखिए कि हम एयरबेस बनाएंगे, सारी कंट्रीज आसपास की बोलने लगी कि भाई नहीं चाहिए, अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो अमेरिका का दोस्त होना भी एक मतलब एक तरीके से नुकसान है, दुश्मन होना भी नुकसान है। कुछ ऐसी कहानी है अमेरिका की, एक बहुत ही ट्रस्टेड एलाई नहीं रहता किसी कंट्री के साथ, डाउट होता है। बट आप सोचिए कि जो बंदा हमारे बीच में ब्रिज है, जो एक थिंक टैंक में एडवाइजरी दे रहा है, न्यूक्लियर पॉलिसी भी बात कर रहा है, वो चाइना के लिए काम करता है। अब देखिए इसके प्रोफेशनल रोज देखिए किस हाई लेवल पे ये काम कर रहा था। ये कहानी इसलिए अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्योंकि इसे बहुत सारे लोग एक्सटर्नली भारत सरकार को भी एडवाइस करते हैं। और अगर ये ऐसे पैटर्न्स अमेरिका में हो रहे हैं, इसका मतलब ये पैटर्न्स डेफिनेटली इंडिया में भी होंगे। White House served as National Security Council under President George W. Bush, playing a key role in shaping 2005 US-India Civil Nuclear Agreement। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बंदे की जो फॉरेन पॉलिसी टेक थी, वो इंडिया के लिए भी आप एक तरीके से इंडिया को बोल रहा था कि भाई बहुत चौड़े हो रहे हैं, आप बहुत नेतागिरी कर रहे हैं ना, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, विदाउट कैपेसिटी आप अपने आप को इतना ग्लोरियस पावर की तरह दिखा रहे हैं, यू डोंट हैव द कैपेसिटी। एंड ही वाज आल्सो अ नरेंद्र मोदी क्रिटिक, राइट? बट please understand कि this guy was helping US India create a bridge
इन सिविल न्यूक्लियर डील। फिर इसके बाद ये डिफेंस डिपार्टमेंट में भी काम करता है, पेंटागन्स इंटरनल स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक। फिर स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब डिफेंस में काम किया इसने, न्यूक्लियर में काम किया, उसके बाद कहां काम किया? स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट मतलब जो फॉरेन पॉलिसी से डील करता है अमेरिका में। फिर थिंक टैंक कार्नीज एंडोमेंट, आप बार बार देखेंगे कि जब भी कोई बात करेगा यूएस की डीप स्टेट वगैरह के बारे में तो इनका नाम आता है, कार्नीज। तो इसके लिए भी काम करता था। अच्छा, कुछ एरियाज हैं, ही प्रोवाइडेड डीप इनसाइट्स इनटू चाइनाज राइस, इंडो पैसिफिक, क्वाड, इंडिया यूएस के कैसे रिलेशन होने चाहिए, इंडिया को कैसे बिहेव करना चाहिए, यूएस को कैसे बिहेव करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी, हर चीज पे इस बंदे ने कुछ ना कुछ कमेंट्री की है। एसेंशियली ही वाज अ ब्रिज बिटवीन वॉशिंगटन एंड दिल्ली। और फिलहाल ये दोनों कंट्रीज के लिए एक शॉकिंग कहानी है कि ये बंदा, ही वॉज अ पेड स्टूज फॉर चाइना। ही वॉज एक्सट्रैक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स निकालता था, कॉपी करता था और कॉपी करके चाइना को पास ऑन करता था। रिटेंशन ऑफ नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन अंडर एस्पियोनाज एक्ट, ये इसके ऊपर चार्जेस, एलिगेशंस हैं। 1000 से ज्यादा क्लासिफाइड यूएस डिफेंस एंड इंटेल डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके, जिसके ऊपर सीक्रेट, टॉप सीक्रेट लेबल्ड होता है, ओनली फॉर योर आइज लेबल्ड होता है, उसे इसने कॉपी करके आराम से चाइना को पास किया है। Thales with high level clearances had no lawful reason to retain the classified materials। जो रेड हुआ, एफबीआई का रेड हुआ, उसमें ऐसी इसके वर्जीनिया के घर से ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। FBI affidavit claims Thales printed hundreds of pages of classified material at both defense and state department facilities। 350 pages from a secret document detailing US Air Force tactics and procedures। और नेचुरल सी बात है, ये अमेरिका के किसी एडवर्सरी को चाहिए। 40 पेजेस अबाउट यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज प्रिंटेड द सेम डे। और वीडियो सर्वेलेंस है, रेड में ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले। इसके बाद इसे मतलब सर्वेलेंस में रखा गया था, और इस सर्वेलेंस में ये देखा गया कि भाई ये चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ मिलता है, वहां पे गिफ्ट बैग एक्सेप्ट करता है और एक मनीला इन्वेलप पास करता है। टिपिकली एस्पियोनाज के काम कर रहा था। अप्रैल 2023 में इसने ईरान चाइना की जो टाइज हैं, जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन की। और ये डिस्कशन किसके साथ हो रही है? चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ। Thales had access to top secret NSCI sensitive compartmented information, स्किफ प्रोफाइल्स, इसके सारे मतलब टॉप सीक्रेट लेवल क्लियरेंस थे। उसके बाद भी ये चाइना के लिए काम कर रहा था। स्केल एंड सेंसिटिविटी ऑफ द डिटेन डॉक्यूमेंट्स मेक इट अ सीरियस पोटेंशियल ब्रीच इफ प्रूवन ट्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत को ये क्या एडवाइस कर रहा था, भारत के बारे में क्या लिख रहा था, और क्या इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी बातों की जो क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि बहुत लोग, मैंने बहुत सारे लेफ्टिस्ट, जो इंडिया में लेफ्टिस्ट होते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेफ्ट इन इंडिया दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी वगैरह फेल हो रही है। सो यूजुअली द कंटेंट दैट दे यूज कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे वगैरह में है, तो वो सब किसी थिंक टैंक से आता है। One of those think tanks and one of its key members is being exposed today. So you need to understand. Ashley Thales from helping broker civil nuclear deal to rabid India detractor. Continuously statement दिए थे। अब देखिए क्या क्या statement है इसकी advices. Long argued that India is vital to US strategy in Asia. बिल्कुल सही बात है। अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि अगर एशिया में चाइना का कोई भी काउंटर वेट है तो वो भारत है। बट अमेरिका में एक और मैं कहूंगा एक इल्यूजन है, डिसइल्यूजन है कि भाई अगर हम भारत को यूज कर लें किसी तरीके से चाइना से लड़वाने में, तो अमेरिका को सस्ता पड़ेगा। जिस तरीके से अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस डाल के आसपास कैओस क्रिएट करेंगे, उसी तरीके से भारत चाइना के बीच में लड़ाई लगवा दो, इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स ये सब दो, और इंडिया चाइना लड़ते रहे, और उसमें यूएस कहीं ना कहीं इस रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दे। बट ये बंदा कह रहा है, बिलीव्स दैट यूएस इंडिया पार्टनरशिप इज अ लॉन्ग टर्म नेसेसिटी, नॉट अ शॉर्ट टर्म अलायंस। कोई ये अलायंस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म नेसेसिटी है। बट फॉर हुम? फॉर बोथ द कंट्रीज, किसी एक कंट्री की बात नहीं है। एडवोकेटेड फॉर डीप डिफेंस, तो कहता था कि भाई भारत को आप अपनी जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, उसे पास करिए। डिफेंस टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटेलिजेंस कॉपरेशन। और आपको ये समझ आएगा ये जो 5-5 अलायंस है, इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस कॉपरेशन नहीं है तो ये खालिस्तान टाइप के मूवमेंट चलते रहते हैं। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा किस तरीके से कनाडा के साथ हमारा एक थॉ हुआ, एक तरीके से हम री एंगेज कर रहे हैं, कनाडा हमारे साथ री एंगेज करना चाह रहा है आफ्टर जो जस्टिन ट्रूडो ने इसे सड़ाया था। बट इसने इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि भाई भारत अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा, हमें तेल कहाँ से लेना है, गैस कहाँ से लेना है, हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज वो डिटरमाइन होंगी भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से और भारत के सिटीजन्स के इंटरेस्ट से, नॉट बाय यूएस और चाइना और रशिया फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो ये हम एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं, वी आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, बट
वी मेंटेन दिस ऑटोनॉमी। तो ये कहता है स्ट्रांगली सपोर्ट्स इंडियाज राइट टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड नॉट एक्ट एज अ यूएस प्रॉक्सी। तो भारत कभी भी एक पपेट स्टेट नहीं बन सकता, अनलाइक बांग्लादेश। आप बांग्लादेश को देखिए, आप पाकिस्तान को देखिए, जो भी कंट्री, और आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ पॉडकास्ट विद एम्बेसडर वोरा सर। तो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताई कि भाई जो सोवरेनिटी होती है छोटे स्टेट्स की वो बिल्कुल कम होती है, ठीक है। एक तरीके से बार्गेन होता है उनकी सोवरेनिटी के साथ। नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, हर जगह आपको एक चीज समझ आएगी कि बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, चाहे टूरिज्म हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, मनी हो, फॉरेन एड हो, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। और इसीलिए बोला जाता है ना कि आत्मनिर्भर हो जाओ, डिफेंस खुद बना लो। आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज एन थॉट, इट इज एन आइडियोलॉजी। तो ये जोहो की बात जो हो रही है, ये जो अरतई की बात हो रही है, और ऐसे जितने प्लेटफॉर्म बनेंगे, आपको मुझे इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ये जो यूएस प्रॉक्सी वगैरह बनने की या चाइनीज प्रॉक्सी बनने की जो चांसेस हैं वो कम होती है, हमारी सोवरेनिटी बढ़ती है, हमारा डेटा हमारे पास रहता है। दिस इज कोर पिलर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप समझ लीजिए, आप प्रीएम्बल में कुछ भी लिख दीजिए। एक एग्जांपल लीजिए, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं कि भाई नहीं, इट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, नहीं, इट्स अ यूनियन। बट ये सब लिखा पढ़ी ये यूजलेस हो जाता है अगर आप एक्चुअली में, मतलब मैं कहूं रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अपनी सोवरेनिटी नहीं मेंटेन करते। और टुडे द सोवरेनिटी डिपेंड्स अपॉन योर इकोनॉमी, कि आपकी इकोनॉमी कितनी लेवरेज्ड है और आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने आराम से वो डिसीजन ले पा रहे हैं। वांट वॉशिंगटन दैट इंडिया विल नेवर बी अमेरिकाज फुट सोल्जर, मतलब हम इनके नौकर चाकर वाला काम नहीं करेंगे, ये ब्रिटिश कॉलोनियल मेंटालिटी नहीं चलेगी। सेट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन बाय इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहां तक, नॉट ब्लॉक पॉलिटिक्स। हम सबके साथ बातचीत करते हैं, बट हम किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करते, हम किसी के एलाई नहीं बोले जाना चाहते, हम पार्टनर्स हैं, नॉट एलाइज। वी डोंट एलाई विथ यूएस और चाइना और रशिया, बट अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज रशिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। अनलाइक यूएस जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वही दो मुहा, तीन मुहा, चार मुहा सांप की तरह बिहेवियर। कोर्ट ऑफन साइटेड इन इंडिया, इंडिया सीक्स पार्टनरशिप विद अमेरिका, नॉट अलाइनमेंट अंडर इट। एक जूनियर पार्टनरशिप की रिलेशन नहीं चाहिए। बट आप देखिए, वॉशिंगटन को भी क्वेश्चन करते हैं, अर्ज यूएस पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड इंडिया स्लो एंड कॉशियस अप्रोच टू मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स। भारत बहुत धीरे चलता है, इट वॉक्स लाइक एन एलिफेंट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। बहुत धीरे धीरे रियलाइन करता है। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से हमने बोल दिया अमेरिका हमारा बेस्ट फ्रेंड है। जैसे ही हम ये बोलेंगे अमेरिका इज अ बेस्ट फ्रेंड, हम तुरंत अलाइन करेंगे अपने आप को रशिया से भी, चाइना से भी हम बात करेंगे। सो वी एंगेज एवरीवन robustly at a higher level, at a serious level. Acha, said America's biggest mistake would be to expect India to fight its war in Asia, describe the partnership as convergent, not congruent. कि we can converge, we can agree on few things, but ये congruent नहीं है, ये exactly similar नहीं है। We can converge on few issues, we can differ on few issues. Very important statements. अब देखिए भारत को इन्होंने क्या वार्निंग दी थी, जो कि चीजें वायरल हो गई थी। इनकी बातों को तोड़ मरोड़ के बार बार प्रस्तुत किया गया, बट सबसे अजीब बात क्या है कि सारी बातें, क्या ये क्लियर कट भारत को एडवाइस था, यूएस को एडवाइस था, ब्रिज बनने की कोशिश थी, या ये चाइना के इंटरेस्ट में स्टेटमेंट दिए जा रहे थे? क्या इसमें जब यूएस को धमकी दी जाती थी, जब यूएस को कुछ बोला जाता था, तो क्या चाइना के इंटरेस्ट या चाइना की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, या जब भारत को धमकी दी जाती थी तो क्या एशिया में भारत को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश की जाती थी? इट इज एनीबडीज गेस। नाउ in his foreign affairs essay India's great power delusions, और particularly he was commenting on today's foreign policy, मतलब current dispensation को criticize करने की कोशिश कर रहा था, खुद एक spy। he argued that India overestimates its capability and underestimates its structural limits। मतलब भारत एक्चुअली में इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस क्या है? आपके पेमेंट सिस्टम्स, आपका डेटा, आपका इंटरनेट, आपकी सोशल मीडिया, आपकी डिफेंस इक्विपमेंट्स, आपकी कंपनीज और उन कंपनीज में एफडीआई और एफआईआई फ्लोज, इनफ्लोज। कौन सी कंपनी, कौन सी ग्लोबल फॉरेन कंपनी कितना स्टेक ओन करती है आपके किसी सीमेंट कंपनी में, आपकी किसी एफएमसीजी ब्रांड में? इट अफेक्ट्स हाउ दैट कंपनी कैन बी मैनिपुलेटेड, और उस कंपनी का जो ओनर होगा, दे कैन देन पुट प्रेशर ऑन द करंट डिस्पेंसेशन और द नेक्स्ट डिस्पेंसेशन। तो ऑटोनॉमी इज अ वेरी सब्जेक्टिव इशू। आप ये बोल सकते हैं आप इंडिपेंडेंट है, आप सोवरेन है, बट आर यू एक्चुअली सोवरेन? वो तभी आप हो सकते हैं जब आप सेल्फ मेड हो। सेल्फ मेड होंगे, सेल्फ एस्टीम भी होगा, अपने इंटरेस्ट भी ध्यान में रखेंगे। सो इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट एटीट्यूड तभी आ सकता है व्हेन यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो डिल्यूजन्स क्यों? डिल्यूजन्स इसलिए क्योंकि हम डिपेंडेंट है।
क्लियरली बोला जा रहा है, अमेरिका से ये बोला जा रहा है। अच्छा, कॉल्ड फॉर रियलिज्म इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बिल्डिंग कैपेबिलिटी फर्स्ट, एम्बिशंस लेटर। तो मतलब भारत के बारे में बोला जा रहा है कि बड़बोला है। एम्बिशियस होना कोई गलत बात नहीं है, बट कैपेबिलिटी नहीं। और एम्बिशन की बात बाद में की जा सकती है, पहले कैपेबिलिटी बना लीजिए। दिस स्पीच वेंट वायरल इन इंडिया फॉर चैलेंजिंग असम्पशंस अबाउट इंडियाज राइज। तो आप देखिए कि भारत में एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि इंडिया इज राइजिंग। एक और फीलिंग है, इंडिया हैज ऑलरेडी अराइव्ड। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि इंडिया इज राइजिंग, इंडिया विल राइज, एंड वी हैव टू डू समथिंग वेरी ग्रेव। हमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक करना पड़ेगा अगर हम राइज ना करें। आप समझ रहे? मतलब ये भारत, आज का जो भारत है 4 ट्रिलियन का, ये 8 पे 16 पे जाएगा ही। बट अगर हम मूर्खताएं करते रहेंगे, और उनमें से कुछ ऐसी सिंपल मूर्खताएं ये है कि हम अपनी कंपनीज को ये बोलते रहें कि आप इन्वेस्ट करते रहिए, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाइए, बट आप जॉब ना क्रिएट करिए। अगर आप जॉब क्रिएट भी करें तो आप गुड पेइंग जॉब्स ना क्रिएट करें। और ये सारे पॉइंट्स भारत के इकोनॉमिक सर्वे में टाइम टू टाइम कोट किया जाता है, बजट के डॉक्यूमेंट्स में टाइम टू टाइम कोट किया जाता है कि हमें गुड हाई क्वालिटी पेइंग जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हम यूएस की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि हम अपने टॉप टैलेंट को H1B वीजा लगा लगा के, ग्रीन कार्ड लगा लगा के बाहर भेजें और वो वापस डॉलर भेजें। हमें कहीं ना कहीं अपनी खुद की कंपनीज बनानी पड़ेंगी, उन्हें फंड करना पड़ेगा, उनसे पैसा कमाना पड़ेगा और पैसा कमा के लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी। दीज आर कोर इश्यूज। हमें खुद से कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में जाना पड़ेगा। ऑन चाइना इंडो पैसिफिक, ये देखिए, believes India's geographic position makes it central to containing China's assertiveness. चाइना को रोक नहीं सकते, बट कंटेन कर सकते हैं यूएस के साथ मिलके। चाइना की क्या असर्टिवनेस। तो आज जो आप ट्रेड टैरिफ का वॉर देखते हैं, आर यू नॉट सरप्राइज्ड? आर यू नॉट सरप्राइज्ड? आपको लगता नहीं है कि अमेरिका आउट ऑफ एवरीथिंग, अभी मैडागास्कर की सरकार गिर गई, नेपाल की सरकार गिर गई, बहुत सारी सरकारें गिरेंगी। क्यों? क्योंकि आपने ये जो इकोनॉमिक टर्मोइल फैलाया है, अमेरिका से निकला हुआ जो टर्मोइल है, बहुत कम कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हैं वो इसे एडजस्ट कर पाएंगे। कितनी कंट्रीज एड पे डिपेंडेंट थी, वो तो बिल्कुल टूटेंगी। आज बांग्लादेश की मैं खबर पढ़ रहा था, सारे जुलाई रेवोल्यूशन के लोग वो धीरे धीरे एस्केप करना चाहते हैं। बांग्लादेश से पैसे कमा चुके हैं, पैसे सूख रहे हैं, दे वांट टू लीव बांग्लादेश, दे वांट टू सेटल इन यूएई, अबू धाबी, दुबई में बढ़िया मैंशन लेके रहना चाहते हैं। सो दिस इज द रियलिटी। मैंने आपको बांग्लादेश को मैंने आपको कवर करके दिखाया, आप नेपाल को देखिए, एंड गिव इट 1 to 2 ईयर, यू विल अंडरस्टैंड कि सोवरेनिटी है ही नहीं। रेवोल्यूशन फालतू की बातें हैं ये, है ना। कोई कंट्री को मन किया तो इनकी तख्ता पलट कर दे। मैं से बोला, सर से मैंने पूछा, और आप वो पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, विल रिलीज इट सून। उन्होंने कहा बहुत ओपनली, बहुत ब्लंटली कि भाई 24 घंटे में तो हम सरकार बदल सकते हैं अपने पड़ोसियों की। 24 आवर्स इज ऑल इट टेक्स। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि बाहर के पावर्स कितने आराम से ये काम कर रहे हैं। बिलीव्स इंडियाज ज्योग्राफिक पोजीशन मेक्स इट सेंट्रल टू कंटेनिंग चाइनीज असर्टिवनेस। और याद रखिए, चाइना के भी पैसे लगते हैं इन रीजन में। वंस दैट यूएस इंडिया कोऑपरेशन विल फॉल्टर इफ वॉशिंगटन इग्नोर्स इंडियाज नीड फॉर ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, एडवोकेट्स फॉर क्वाड बेस्ड डेटरेंस, नॉट फॉर्मल अलायंसेस। नाटो टाइप का कोई मिलिट्री अलायंस भारत ज्वाइन नहीं करेगा, ये फेल होगा इस रीजन में। डिस्क्राइब यूएस पॉलिसी एज often wishful, expecting too much from India too soon. Urge the US to treat India as a long-term partner even if the progress feels slow. Criticized both Washington and New Delhi for transactional expectations that harm trust. ट्रम्प के ऊपर भी स्टेटमेंट दी। ट्रम्प को बोला टेक हिम सीरियसली बट नॉट लिटरली। बोला कि भाई सिर्फ पॉलिटिकल बॉसेस से एंगेज मत करो, सारे इंस्टीट्यूशन से एंगेज करो। स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, थिंक टैंक्स, डीप स्टेट, सबके साथ काम करने वाला बंदा चाइनीज स्पाई निकला। जस्ट थिंक अबाउट इट। दिस इज अ क्लियर मैसेज। ये एक मैसेज आपको आपके सामने आ रहा है कि चाइना, उसकी एमएसएस जिस तरीके से काम करती है, द वर्ल्ड डजंट नो अबाउट इट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि चाइना की इंटेल के बारे में पूरी दुनिया में अच्छी अवेयरनेस नहीं है, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं। वी मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन पाकिस्तान, वी ट्राई टू डिकोड इट, बट क्या हम चाइना को वैसे स्टडी कर पाते हैं? आई रिक्वेस्टेड वन ऑफ आवर गेस्ट कि आप थोड़ा चाइनीज मिसाइल्स के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताइए। एंड ही सेड कि वी आर स्टिल स्टडिंग द मिसाइल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, और इसीलिए लेट्स अवॉइड द पॉडकास्ट। आई डोंट नो इज दिस द स्ट्रेटजी और वी शुड डू डीप स्टडी ऑन चाइना। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन चाइना एटसेट्रा, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि चाइना जिस तरीके से ऑपरेट करता है, जिस तरीके से एस्पियोनाज करता है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करवाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, कंपनीज को अंदर से खोखला कर देता है, इन्वेस्टमेंट डाल के कंट्रीज को खोखला कर देता है, लीडर्स को बाय आउट कर लेता है। इट इज अ ग्रेव कंसर्न। पता नहीं भारत में अंदर ही अंदर
क्या क्या चल रहा है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस कहानी से आपको क्या समझ आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।